नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मासाब ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। और इंडियन ज्योग्राफी के हमारे कई सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने देखा है कि हमारे जो पुराने वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके उसको एक बार देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। और हम पढ़ रहे हैं भारत के अपुहा तंत्र के बारे में दोस्तों। भारत के अपुहा तंत्र में हमने गंगा नदी तंत्र को पढ़ा। गंगा नदी तंत्र के बाद हमने देखा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखा। और उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो सिंधु नदी तंत्र के बारे में होने वाला है। अगर मैं सिंधु नदी तंत्र यानी कि नदी तंत्र के बारे में अगर बात करूं, तो नदी तंत्र का मतलब सिर्फ एक नदी नहीं होती है दोस्तों। नदी तंत्र का मतलब होता है कि उसमें आने वाली संपूर्ण सहायक नदियां और उन सहायक नदियों की भी सहायक नदियां, उसका मतलब होता है एक नदी तंत्र। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है कि एक ऐसा जाल, एक जाल होता है नदियों का, जिस जाल को हम क्या कहते हैं, एक तंत्र बोला जाता है। मतलब कि ये अगर मैं बात करूं तो ये एक मुख्य नदी है। मुख्य नदी की जो आई हुई सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों की भी कई सारी सहायक नदियां होती हैं, क्योंकि होता है ना कि हर एक दोस्त का बेस्ट फ्रेंड होता है। तो ठीक है, वैसे ही एक नदी की भी एक सहायक नदी होती है और सहायक नदी की भी एक सहायक नदी होती है दोस्तों। क्लियर है ये बात? तो आज हम बात करेंगे नदी तंत्र के बारे में, है ना। नदी तंत्र की अगर मैं बात करूं तो हमने तो नदी तंत्र के बारे में पढ़ लिया है बहुत अच्छे से। कौन कौन से नदी तंत्र के बारे में पढ़ा है दोस्तों? गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा है ना। गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा है। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इन दो नदी तंत्र के बारे में हमने विस्तार रूप से हमारे वीडियो में बात की है। और अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया जाके हमारे वीडियोस आप प्ले लिस्ट में मासाब ऑनलाइन के चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो पुनः हम वीडियो पे आते हैं, पुनः हमारे कंटेंट में आते हैं कि मैं बात कर रहा था कि एक नदी तंत्र के बारे में। जैसे कि यहाँ अगर मैं बात करूँ कि ये हमारी एक सिंधु नदी है। सिंधु नदी में एक नदी यहाँ से आके मिलती है और एक नदी यहाँ से आके मिलती है, और एक नदी अगर इस सहायक नदी है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे सिंधु नदी की ही बात कर रहा हूं, तो यहां से एक इसमें नदी आके मिलती है नुब्रा नदी, और नुब्रा की ही सहायक नदी श्योक नदी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो नदी है वो नदी तंत्र के रूप में धारण हो जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर मैं बता रहा था आपको कि सिंधु नदी के बारे में, अगर ये सिंधु है या फिर इंडस रिवर है, तो इंडस रिवर की ये एक हम आगे देखेंगे कि इसकी एक श्योक इसकी सहायक नदी है, और श्योक जो है एक नुब्रा की सहायक नदी है, और नुब्रा जो नदी है वो सिंधु की सहायक नदी है दोस्तों। तो ऐसे नदियों की भी कई सारी, एक मुख्य नदी है, मुख्य नदी की सहायक नदी है, सहायक नदियों की भी सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी कई सारी नदियां उनकी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो इस नदी का पूरा जो एरिया होता है, जो पूरा कैचमेंट एरिया होता है, उस कैचमेंट एरिया को, यानी कि उस पूरे के पूरे एरिया को, कैचमेंट एरिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको बोला जाता है नदी तंत्र। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको नदी तंत्र कहा जाता है। हमने इसके बारे में वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आप हमारे वीडियोस को, पुराने वीडियोस को जाके अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। क्लियर है? आज हम बात करेंगे यहाँ पे सिंधु नदी के बारे में। तो यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है दोस्तों। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। अब ये सर द्रोणी क्या होती है? अब आपको मैं बार बार यहाँ कह रहा हूँ कि आप हमारे पुराने वीडियोस को जाके देखेंगे तो आपको द्रोणी के बारे में भी पता चल जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। आप इस चैनल पे नए हैं तो ये एक नदी है, ये नदी की यहाँ सहायक नदी आ रही है, इसकी भी एक सहायक नदी है, यहाँ भी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, ये नदी की बहुत और भी सहायक नदियाँ होती है, इसकी भी एक सहायक नदी इसमें आके मिल जाती है, इसकी सहायक नदियाँ यहाँ। तो इस पूरे के संपूर्ण जाल को क्या कहा जाता है? इस जाल को पूरा, जहाँ से ये पानी लेके यहाँ से आ रहा होता है, इस संपूर्ण जाल को एक द्रोणी का नाम दे दिया जाता है दोस्तों। क्या नाम दिया जाता है? द्रोणी, यानी कि बेसिन बोल दिया जाता है। इसको क्या बोल दिया जाता है? बेसिन नाम दे दिया जाता है।
क्लियर है ये? तो यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल जो है दोस्तों 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है इसका जो एरिया है दोस्तों? 11,65,000 एरिया है। काफी बड़ा एरिया में ये फैली हुई है दोस्तों। भारत में इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। 321,289 289 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु नदी का जो कुल लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? 2,880 है, यानी कि 2880 किलोमीटर की ये पूरी लेंथ है। परंतु भारत में इसकी जो लंबाई है वो केवल 1014 किलोमीटर है। मतलब कि भारत में इसकी जो लंबाई है वो कम है। भारत में यह हिमालय की नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी है। मतलब कि अगर हम हिमालय की बात करें, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दूं, अगर हम हिमालय की बात करें तो ये हमारा हिमालय है। तो ये सबसे, अगर यहाँ पे पूरा ये वाला जो एरिया है ये प्रायद्वीप भारत वाला एरिया है, तो ये सबसे पश्चिमी कैसे हुई कि यहाँ से ये मानसरोवर से निकलती है और इधर पाकिस्तान से जाके ये अरब सागर में मिल जाती है। तो ये सबसे, यहाँ से कई सारी नदियाँ निकलती है और भी सारी नदियाँ निकलती है जो कि सिंध की सहायक नदी के बारे में आगे जाके मिल जाती है। तो ये सबसे पश्चिमी नदी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, इस प्रणाली के अंतर्गत भारत में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज आदि है। मतलब आपको इस क्रम में ही याद रखना है कि आपसे पूछ लिया जाए ये वाला जो एरिया है नॉर्थ है, ये एरिया साउथ है। तो यहाँ से जो नदियाँ बहती है दोस्तों, अगर ये सिंधु है तो यहाँ इसके बाद झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो ये जो इसका क्रम है यही वाला आप क्रम याद रखना, मतलब नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। तो आपको ये क्रम याद रखना ही पड़ेगा कि ये नदियां जो है इसी क्रम में याद रखनी पड़ेगी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसी ही फॉर्मेट में पूछे जाते हैं कि आप बताइए कि जो नदी का जो क्रम है वो कैसा क्रम है, मतलब कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाइए या फिर दक्षिण से उत्तर के क्रम में जमाइए या फिर नदी के उसके लंबाई के हिसाब से जमाइए। तो इस तरह के क्वेश्चन अधिकांशतः पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे थे कि यह प्रणाली के अंतर्गत भारत में जितनी भी नदियां प्रवाहित हो रही है उसमें से जो मुख्य नदियां है, हमारी मुख्य नदी कौन सी है? सिंधु है। और सिंधु की जो सहायक नदियां हैं दोस्तों वो कौन सी है? झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास, सतलज। तो अगर यहाँ से सिंधु नदी जा रही है तो ये इधर साइड से, यानी कि अगर मैंने बोला है कि यहाँ से अगर इसका उद्गम स्थल है तो यहाँ से, यानी कि ये इसकी सारी की सारी जो नदियाँ हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से मिलने वाली नदियाँ हैं। और इधर अगर हम हिंदू कुश, यानी कि यहाँ वाले एरिया से जितनी भी नदियाँ इसमें आके मिलेगी वो उसके राइट हैंड साइड से मिलने वाली नदियाँ हैं। तो इसमें बहुत सारी नदियाँ राइट हैंड साइड से भी मिलती है और कई सारी नदियाँ इसमें लेफ्ट हैंड साइड से भी आके मिलती है दोस्तों। तो ये हम कह सकते हैं कि ये नदी जो तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र है, एक तरह का इंटरनेशनल नदी तंत्र है, एक तरीके से इंटरनेशनल रिवर सिस्टम है। क्या है? इंटरनेशनल रिवर सिस्टम है ये। अब ये इंटरनेशनल रिवर सिस्टम क्या होता है सर? ये इंटरनेशनल रिवर सिस्टम ये होता है दोस्तों कि जो एक नदी है, एक नदी एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में उसका नदी तंत्र फैला होता है, उसको हम इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय नदी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा टॉपिक। इसमें हम सिंधु नदी, आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पे। सिंधु नदी यानी कि हम सिंधु नदी की हम बात करें तो यह नदी हिमालय है ना, सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी, यह नदी हिमालय पर्वत के लद्दाख श्रेणी के उत्तरी भाग में कैलाश चोटी के पृष्ठभाग से 5000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है? हमने बात की थी हिमालय के बारे में, हमने जब पढ़ा था तो हिमालय के बारे में हमने चर्चा की थी कि जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है ना, ये 3 श्रेणियों के बारे में पढ़ा था। एक श्रेणी हमने यहाँ पे भी देखी थी, कौन सी थी? वो कैलाश। तो कैलाश चोटी के पृष्ठभाग से ये यहाँ से निकलती है दोस्तों। यहाँ कैलाश रेंज में एक पर्वत श्रृंखला है, वहां से निकलती है ये नदी, मानसरोवर लेक से निकलती है और मानसरोवर लेक से निकलती हुई काराकोरम और लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, और इन दोनों के बीच से बहती हुई ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है दोस्तों। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये जो नदी है वो कौन से 2
दो रेंज के बीच में से होके आती है। तो ये जो दो रेंज है ये हमारी लद्दाख है और ये जास्कर है। तो लद्दाख और जास्कर के मध्य बहने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? लद्दाख और जास्कर के बीच जो बहने वाली नदी है वो कौन सी है? वो सिंधु नदी है। और ये कहां से निकलती है? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये नदी निकलती है कैलाश के मानसरोवर लेक से, कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से निकलती हुई लद्दाख और जास्कर के मध्य बहती हुई ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और पाकिस्तान में कराची शहर के पास अरब सागर में गिर जाती है दोस्तों। और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर के लगभग है और 1100 किलोमीटर के लगभग ये हमारे भारत में बहती है दोस्तों। क्लियर है इतनी बात? और ये भारत की ही नहीं अपितु विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी तंत्र है माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा क्या है। नागा पर्वत के समीप गहरा मोड़ बनाती है। अब नागा पर्वत कहाँ है? हमने बहुत अच्छे से देखा था, क्योंकि हमने देखा था हिमालय के बारे में हम जब पढ़ रहे थे, तो यहाँ से जो इसका एक है यहाँ पे इसका नागा पर्वत या नंगा पर्वत, यहाँ पे नामचा बरवा। तो ये नागा पर्वत यहाँ सबसे, देखो ये कौन सा हो गया? इसका सबसे ईस्ट वाला पार्ट हो गया, ये वेस्ट वाला पार्ट हो गया। तो वेस्ट में जो है नागा पर्वत के समीप गहरा मोड़ बनाती हुई सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। देखो बात यह है कि ये नदी कहां से पाकिस्तान में प्रवेश करती है ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब नदी कहीं से आके मिलती है और कहां आके मिलती है ये जानना भी बड़ा जरूरी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, सिंधु नदी भारत में कुल जल प्रवाह क्षेत्र जो है 1,17,844 वर्ग किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 1,17,844 वर्ग किलोमीटर है। सतलज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी है ना, रवि लिखा है, रावी कर लेना, सिगार, गिलगिट, सिंह, जास्कर आदि सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं दोस्तों? सतलज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिगार, गिलगित। ये जितनी भी आपको नदी दिख रही है ना इधर, ये सब इसके राइट हैंड साइड से मिलने वाली नदी है और ये वाली जो नदी है इसके लेफ्ट हैंड साइड से मिलने वाली नदियां हैं। ठीक है, और ये मुख्य जो है 5 नदियां इसकी सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक मानी जाती है और सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी चिनाब है, क्योंकि सतलज भी चिनाब की सहायक नदियों में से एक है। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि एक सहायक नदी होती है उसकी भी एक सहायक नदी होती है। वैसे ही होता है जैसे कि एक दोस्त है तो दोस्त का भी एक अच्छा दोस्त होता है। तो बी अलर्ट, बी अवेयर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रमुख सहायक नदियां सिंधु नदी सिंधु के शुष्क प्रदेश में प्रवाहित होती हुई अंततः अरब सागर में विलीन हो जाती है। कहां विलीन हो जाती है? अरब सागर में। कहां से निकलती है? कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से। और कहां विलीन होती है? जब ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो एक मोड़दार घुमावदार आकृति बनाते हुए, कहां से? तो नागा पर्वत से। और कहां प्रवेश कर जाती है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान प्रवेश करने के बाद ये कराची से निकलते हुए कहां पे गिर जाती है? कहां पे विलीन हो जाती है? तो अरब सागर में, अरब ओशियन में ये विलीन हो जाती है दोस्तों। इतना आपको क्लियर है सिंधु नदी के बारे में? आगे हम देखते हैं, चलिए। अब देखो सबसे पहले हम इसकी एक नदी के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी इसकी नदी है? तो ये नदी का नाम है झेलम, क्योंकि इसकी सहायक नदियों को भी हम पढ़ेंगे ना दोस्तों। सहायक नदियों को भी पढ़ना जरूरी है। अगर हम सहायक नदियों को नहीं पढ़ेंगे तो हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? अधूरा हो जाएगा। ठीक, चलिए अब यहां पे हम देखते हैं झेलम। अब झेलम जो है यह नदी जम्मू कश्मीर में, झेलम जो है, हमारी जो झेलम है नदी है, झेलम जम्मू कश्मीर में शेषनाग या बेरी नाग से निकलती है। और एक चीज ध्यान रखना, जितने भी नाग नागिन है ना वो सारे के सारे जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, वो वाला आप थोड़ा सा मतलब गलत मत निकालना, लेकिन मैं सही कह रहा हूं कि जितने भी नाग नागिन आपको देखने को मिलेंगे वो जम्मू एंड कश्मीर में ही देखने को मिलेंगे। कई सारी वहां पे झील भी है इसी नाम से, है ना। तो वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कई सारी चीज हम याद नहीं कर पाते हैं, बट कुछ चीजों को हमें लॉजिकली याद करना पड़ता है, क्योंकि कितना सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए और कितना सारा फैक्ट है। तो फैक्ट को याद करने के लिए हमें रटना नहीं पड़ता, उसको समझना पड़ता है। कई सारी चीजें हमें दिमाग में ऐसे ही स्टोर करनी पड़ेगी। बिना स्टोर किए हुए, बिना किसी उसको बिना ट्रिक से आप याद नहीं कर सकते। तो थोड़ा थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है,
जैसे कि हमने ऐसा लॉजिक लगा लिया कि जितने भी नाग नागिन वाले जितने भी झील या फिर वो है वो सब वहाँ पे कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो थोड़ा अपने हिसाब से भी, आप पढ़े लिखे इंसान है, किस तरीके से आपको लॉजिक लगाना है खुद समझदार है, आप काफ़ी समझदार है। झेलम नदी वुलर झील से होती हुई बारामूला से आगे निकलने के बाद बासमंगल नामक गहरी घाटी बनाती हुई पाकिस्तान में प्रविष्ट हो जाती है और चिनाब में मिल जाती है। यहाँ जानना बेहद जरूरी है। किस में मिलती है? सिंधु में नहीं मिलती है, ये चिनाब में जाके मिलती है दोस्तों। किसकी सहायक नदी है? तो चिनाब की सहायक नदी है। जैसे कि यहाँ से कौन सी नदी गई है? ये गई है हमारी सिंधु, सिंधु में ये गई कौन सी? झेलम, और झेलम के बाद ये चिनाब, तो चिनाब में आके मिलती है। ठीक है, क्लियर है ये आपको? आगे बढ़ते हैं। झेलम नदी जो है, झेलम नदी की जो कुल लंबाई है वो 725 किलोमीटर है। कितनी है? 725 किलोमीटर है। भारत में इसकी जो कुल लंबाई है वो 400 किलोमीटर है। कितनी है? 400 किलोमीटर है। क्लियर है? भारत में इस नदी का कुल जलग्रहण क्षेत्र 28,490 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? अपना भारत में इस नदी का जो कुल जलग्रहण क्षेत्र है 28,490 वर्ग किलोमीटर है। मतलब ज्यादा एरिया नहीं है इसका, लेकिन अब जितनी भी नदी बह रही है तो वो भारत के ही अपवा तंत्र में शामिल की जाएगी। यह नदी तंत्र जो है, यह नदी जो है सिंधु की सहायक नदियों में से सबसे छोटी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वेरी वेरी आईएमपी इसलिए है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि सिंधु की सबसे सहायक नदियों में कौन सी सहायक नदी है, तो वो उसका नाम क्या है? झेलम। और झेलम का जो पुराना नाम है वो क्या है? तिस्ता। ये भी जानना पड़ेगा, पिस्ता नहीं तिस्ता, है ना। चलो, परंतु कश्मीर में यहाँ एक महत्वपूर्ण नदी है। क्या है? एक महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि यहाँ जो है यहाँ का प्रमुख जलमार्ग है। ये डबल रिपीट हो गया है, तो आप एक बार ही इसको करना। यहाँ का ये क्या है? प्रमुख जलमार्ग भी है। क्योंकि जलमार्ग कैसे है कि अगर क्या होता है कि कभी पहाड़ी क्षेत्र में हम कहीं पे ट्रांसपोर्ट नहीं ले जा सकते, रोड नहीं बना सकते, तो वहाँ क्या होती है कि जितनी भी नदी है हम उससे ही वहाँ की जो है ट्रेवल करना पड़ता है। तो ये जल मार्ग भी प्रोवाइड करवाती है झेलम नदी। क्लियर? जब हम प्रायद्वीप नदी तंत्र के बारे में हम जब पढ़ लेंगे, तो प्रायद्वीप और हिमालय नदी तंत्र के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना, तो उस चीज को जब देखेंगे कि प्रायद्वीप और हिमालय नदी तंत्र में क्या फर्क है, क्या अंतर देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सी नदी आती है हमारी। आगे हमारी जो नदी आ रही है दोस्तों वो है चिनाब। चिनाब जो है, चिनाब को जो उसको प्राचीन नाम उसका अस्कीन है, अस्कीन भी कहते हैं उसको। अस्कीन के साथ इसको चंद्रभागा, चंद्रा और भागा दो नदी आती है। मैं इसको बता देता हूं कि क्या होता है कि चंद्रा, चल जाओ भाई, चंद्रा और भागा दो नदी जो आती है आगे जाके वो क्या बनाती है? चिनाब का रूप धारण कर लेती है। काय का रूप धारण कर लेती है? चिनाब का रूप धारण कर लेती है। मतलब एक तो चंद्रा और एक भागा, एक चंद्रा और एक भागा, चंद्रा और भागा आगे जाके क्या बनाती है मेरे दोस्त? बनाती है चिनाब। और चिनाब का जो प्राचीन नाम है वो है अस्कीन, और इसको चंद्रभागा भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि दो नदियों का ये दो नदियों से मिलकर बनी है। ठीक है, चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मैंने क्या कहा था कि सतलज सबसे लंबाई में जरूर है, लेकिन चिनाब जो है सतलज की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है दोस्तों। ठीक है, चिनाब जो है, जो अपनी चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। चिनाब की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, चंद्र और भागा। ये दोनों नदियां जो है चिनाब के ऊपरी भाग पर आकर मिलती है। कहाँ मिलती है? दोनों नदियां जो है चिनाब के ऊपरी भाग पर आकर मिलती है। चंद्रा और भागा नदियां लाहुल से बड़ा लापचा दर्रे के समीप से निकलती हुई हादी के समीप एक दूसरे में मिलती है। कहाँ मिलती है? हादी के समीप ये वहाँ पे मिल जाती है। भारत में चिनाब नदी की जो कुल लंबाई है 1180 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है 26,755 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 26,755 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है आपको। चलो, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि झेलम जो है वो सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी है, और चिनाब जो है वो सबसे बड़ी सहायक नदी में से एक है। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़े, चलो।
हाँ, रावी। रावी क्या है? रावी, अब देखो इसमें जो कोष्टक में इसका ब्रैकेट में जो नाम लिखा हुआ है ना, ये इसकी प्राचीन नाम बोला जाता है, तो उसके नाम से पुरुषणी भी बोला जाता है, इसको इरावती भी बोला जाता है। पुरुषणी, इरावती, रोहती, परी, ये इस तरीके से नदियों के नाम है, प्राचीन नाम है, पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। क्या होता है कि हम पुराने जो एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि एक तरफ उनके जो नाम दे के रखे हैं, एक तरफ वर्तमान नाम दे दिए होंगे, है ना, एक तरफ कैसे यहाँ पे वर्तमान नाम, और इधर एक तरफ क्या दे दिया होगा? वर्तमान नाम, और एक तरफ दे दिया होगा प्राचीन नाम। ठीक है, एक तरफ वर्तमान और एक तरफ प्राचीन नाम। तो ऐसे ही उनको फिर मिलाने के लिए पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी नदी कहाँ से है। ठीक है, यहाँ पंजाब की सबसे छोटी नदी है और इसे लाहौर नदी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, पंजाब की सबसे छोटी नदी है ये रावी जो है, और इसे लाहौर की नदी के रूप में भी जाना जाता है। पीर पांचाल तथा धौलाधार श्रेणियों के हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों का रोहतांग दर्रा रावी नदी का उद्गम स्थल है। मतलब आप ध्यान क्या रखना है, रोहतांग दर्रे से ये निकलती है। देखो रावी और व्यास दोनों ही जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है। यह नदी मुल्तान के समीप झेलम चिनाब की सम्मिलित धारा के साथ मिल जाती है। देखो ये किसकी है? मतलब झेलम और चिनाब आके मिलती है, और झेलम और चिनाब की सहायक नदी के रूप में ही आगे ये बढ़ जाती है। भारत में रावी नदी की कुल लंबाई जो है 725 किलोमीटर है, और इसका कुल जलग्रहण क्षेत्र जो है 5957 वर्ग किलोमीटर है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। आज इस वीडियो में इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, नेक्स्ट जो हमारे इसकी सहायक नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है, कोई कंसर्न रहता है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कीजिए, और फॉलो तो करना ही करना है ना। इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और मुझे इजाजत भी दीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।